हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वीवीआई शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपका चैप्टर 2 हिस्ट्री का होगा। सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा थ्योरी यानी कि कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप उसको देख लें। इससे आपका जितना भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा ये सभी आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्ले लिस्ट पे दे दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता के भी नाम से जानते हैं क्योंकि हम लोग इसमें कंप्लीटली वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो इसी का आज हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग यानी कि लघु और दीर्घ उत्तीय प्रश्न को करने वाले हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और प्लीज कॉपी कलम लेकर के बैठे, नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि सभी क्वेश्चन में जितना भी कराऊंगा सभी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 1830 ईस्वी में प्रिंसेप द्वारा लिपियों के अर्थ निकालने के क्या लाभ हुए? जो कि 1830 ईस्वी में प्रिंसेप द्वारा लिपियों के अर्थ निकालने के क्या लाभ हुए? तो दोस्तों इसका आंसर है, इस खोज से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। तो 1830 ईस्वी में प्रिंसेप द्वारा लिपियों के अर्थ निकालने का यह लाभ हुआ। ठीक है, दो लाभ हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, गण और संघ राज्यों में शासन कैसे चलता था? तो जो उस समय वैदिक सभ्यता था, देखिए 2-3 पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो एक्सप्लेनेशन को देखें या नहीं भी देखें रिपीट कर लेते हैं। अगर कभी भी आपको चैप्टर 2 वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछे तो आपको चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे 2 पॉइंट आपको लिखना है। सबसे पहले वैदिक सभ्यता जो है उसकी जानकारी हमें वेदों से मिली थी। वैदिक सभ्यता में ही ऋग्वेद का स्थापना हुआ था। ठीक है, और वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी यानी कि गांव वाला सभ्यता, कोई नगरीय नहीं था, लेकिन वहीं पे हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय था। तो ये 2-3 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग आंसर लिखेंगे, आंसर के बीच में अगर आप ये सब डाल देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन 2 कह रहा है कि गण और संघ राज्यों में शासन कैसे चलता था? एक गणराज्य और एक संघ राज्य, इसमें शासन कैसे चलता था? तो गण और संघ राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इनकी गुणों से संबंधित थे। तो हम लोग इसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे भी और एक्सप्लेनेशन कर भी दिए हैं। भगवान महावीर, ठीक है, जो जैन धर्म लेके आए थे, और भगवान बुद्ध जो कि यानी कि बौद्ध धर्म लेके आए थे। तो इन दोनों के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर 4 में पढ़ना है। तो गण और संघ राज्यों में जो है कई लोगों का समूह शासन करता है, और यहाँ पर दे दिया है प्रथम भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जो है ये गुणों से संबंधित है, यही गुण यानी कि गण और संघ। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सायुपु 6ठी शताब्दी को परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दे देगा कि 6ठी शताब्दी को परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है, यानी कि बदलाव वाला काल क्यों कहा जाता है 6ठी शताब्दी को? तो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो एक चीज जानती है कि उसी बार जो है महावीर का भी जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ था, फिर जो है प्रोफेट मोहम्मद जो है उसका भी जन्म हुआ था। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे हम लोग, आंसर कुछ और है, थोड़ा सा इसको भी देखेंगे। जिसको आंसर नहीं आएगा तो प्लीज आप ये सब चीज भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है, देखिए इस काल में आरंभिक राज्यों एवं नगरों का उदय हुआ था, यानी कि 6ठी शताब्दी में ही आरंभिक और उसके क्या लिखा हुआ, आरंभिक राज्यों एवं नगरों का उदय हुआ। यह लोहे के प्रयोग और सिक्कों के विकास से संभव हुआ। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। तो जैसे कि मैंने बताया, बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ इसी काल में। और इस काल में जो है आरंभिक राज्य और नगर का भी उदय हुआ, जहां पर जो है लोहे और सिक्कों का जो है प्रयोग किया जाता था। इसी काल से वो चीज शुरू हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, मगध नए नए धार्मिक आंदोलनों का केंद्र क्यों बना? बताइए, मगध जो है वो नए नए धार्मिक आंदोलनों का केंद्र क्यों बना? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये चैप्टर 2 का है, मैं बता दूं। तो देखिए मगध जो है नए नए धार्मिक आंदोलनों का केंद्र इसीलिए बना, उन दिनों मगध राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो मगध राजनीतिक जो था उन दिनों यानी कि 6ठी शताब्दी में ये क्या था, केंद्र था। उसके बाद यहाँ के शासकों द्वारा बौद्ध एवं जैन धर्म स्वीकार किए जाने की दशा में इन धर्मों के प्रचार प्रसार की संभावना काफी अधिक थी। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी मगध ही था। वहां से धर्म प्रचार करके आगे बढ़ना सुगम था। इस कारण मगध धार्मिक आंदोलनों का केंद्र बना। तो क्योंकि नए नए धार्मिक आंदोलनों का केंद्र इसलिए बना क्योंकि उस समय मगध का जो ना बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार का प्रभुत्व था। वहीं पे जैन धर्म का और बौद्ध धर्म को सबको स्वीकार करने लगा, वहीं पे जो है ये सब चीज हुआ। ठीक है, ये सब चीजें हुई जिससे कि ये जो है नए नए धार्मिक आंदोलनों का एक केंद्र बना। समझ में आ गया आपको? धार्मिक दो ही तो धार्मिक था उस समय, एक जैन और एक बौद्ध। तो इसी को हम लोग नए नए धार्मिक आंदोलनों का केंद्र बना मगध में। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। धर्मशास्त्र कब लिखे गए, इनका क्या महत्व है? तो लगभग 6ठी शताब्दी सायु पूर्व में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू हुई। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही बनाया जाए।
तो समझ में आ गया कि भाई धर्मशास्त्र कब लिखा गया, तो सबसे पहले 6ठी शताब्दी में लिखा गया। इसका नामक ग्रंथों की संरचना हुई थी। इसका महत्व क्या था, तो जो शासक करने वाले थे उनके लिए भी कानून लिखा गया था, नियम लिखा गया था, और जो लोग जीने वाले थे उनके लिए भी, ठीक है, शासक क्षत्रिय वर्ग से ही बनाए जाए, मतलब इस तरीके का वहां पर उस ग्रंथ में लिखा गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पंचमार्ग या आहत मुर्दाय नामक पद का आशय स्पष्ट करें। मैं बता दूं, अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो उसमें देखेंगे तो ये चीजें जो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट या फिर चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं चैप्टर 2 बाय तनुक्लासेस.com, हिस्ट्री चैप्टर 2 बाय तनुक्लासेस.com, वो आ जाएगा, सबसे फर्स्ट नंबर में आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पंचमार्ग या आहत मुद्राएं नामक पद का आशय स्पष्ट करें। तो यहाँ पर दो मुद्राएं का बात हो रहा है, एक पंचमार्ग और एक आहत मुद्रा है। इसका नाम का जो आशय है वो स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो इन मुद्राओं पर कोई ना कोई चिन्ह अंकित होता था। कई बार इन पर शासक की आकृति, इनके वंश, इनके चिन्ह और कई बार तिथि भी अंकित रहती थी। ऐसी पंचमार्ग या आहत मुद्राएं इतिहास को जानने में बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। तो क्योंकि आपको मालूम है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो पता चला, तो 6 चीजों से हम लोगों को पता चला। उसमें से एक क्या था, एक चिन्ह था, एक मोहर था, ठीक है। तो मोहर में जो कई चीज होती थी, उसमें या तो आकृति हो जाता था, या उस वंश का जो चिन्ह होता था वो हो जाता था, या फिर कई बार तिथि भी अंकित रह जाता था, यानी कि तिथि, डेट जो है वो भी। तो ये है मतलब कि आपका मुद्राएं, इससे हम लोगों को बहुत अच्छा इसका उपयोगी हुआ और हम लोगों को पता चला कि ऐसी भी कोई सभ्यता थी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विवेचन करें कि 6ठी सदी से 4ठी सदी तक नगर विकास के कौन से कारण थे। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि आप लोग विवेचन करें, यानी कि अनुमान लगाएं, फिर पता लगाएं कि 6ठी सदी से लेकर के 4ठी सदी तक नगर विकास के कौन से कारण थे, कौन कौन सा विकास था। तो सबसे पहला है, बौद्ध काल में बड़े राज्य अस्तित्व में आ चुके थे, उनकी राजधानियों का बड़े बड़े नगरों के रूप में विकसित होना स्वाभाविक था। तो सबसे पहला कारण क्या बताया है, यानी कि एक बौद्ध काल का, जो बौद्ध काल में, यानी कि जब बौद्ध काल चल रहा था, गौतम बुद्ध जब ये धर्म लेके आए थे, तो उस समय जो बड़े बड़े राज्य अस्तित्व में आ चुका था और उनकी राजधानियों का बड़े बड़े नगरों के रूप में विकसित होना स्वाभाविक हुआ था। अब दूसरा है, सिक्कों के आविष्कार ने व्यापार को प्रोत्साहन दिया और इस कारण भी अनेक व्यापारिक केंद्र बड़े बड़े नगरों में परिणित हो गए। यह नगर प्रायः नदियों के किनारे बसे हुए थे और जल मार्ग द्वारा दूसरे नगरों से जुड़े हुए थे। इस व्यापार ने भी उन्हें वैभवशाली बनाने में बड़ी सहायता की, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, कुछ स्थान औद्योगिक इकाइयों के रूप में भी उभरे और शीघ्र ही बड़े नगरों में तब्दील हो गए। और कुछ स्थान था जो कि औद्योगिक, यानी कि एक छोटा कारखाना हो गया, कोई औद्योगिक वाला हो गया, उसके रूप में उभरा और शीघ्र ही बड़ा बड़ा नगरों में जो है वो तब्दील हो गया, यानी कि बदल गया, ठीक है, वो शहर। ये जो कारण थे आपका 6ठी और शताब्दी के नगर विकास का, ये मेन कारण था। 3 कारण हमने को बताया क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तरी काला पालिशदार अवस्था नामक पद स्पष्ट करें। तो ये जो इसका नाम है, क्या नाम है, उत्तरी काला पालिशदार अवस्था, इसका पद जो है वो स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, एनबीपी क्या है, एनबीपी, कभी कभी एनबीपी जो है आपको ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एनबीपी फेज या उत्तरी काला पालिशदार अवस्था, ये दोनों एक ही चीज है। मिट्टी के बर्तन बनाने की उस अवस्था को कहते हैं जब चमकीले पालिशदार बर्तन धनी व्यक्तियों की खाने की मेजों को सजाते हैं। ऐसी अवस्था भारत में 6ठी शताब्दी में हुई थी। तो सिंपली यहाँ पर कह रहा है कि भाई जो एनपीजी पेज है, यानी कि उत्तरी काला पॉलिशदार अवस्था, ये मिट्टी के बर्तन बनाने की उस अवस्था को कहते हैं। ये भी मिट्टी की ही द्वारा बना जाता है, लेकिन उस अवस्था को कहते हैं जो कि चमकीला होता है, पॉलिशदार होता है, ठीक है। और ये सिर्फ अमीर लोगों का खाने का जो मेज होता है, जो एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं डेस्क होता है, जो टेबल होता है खाने वाला, उसी पर ये सजी हुई रहती है और ये 6ठी शताब्दी में आई थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, धम्म शब्द का आशय 20 से 30 शब्दों में स्पष्ट करें। ये जो धम्म शब्द है बहुत बार आया होगा चैप्टर 2 को, अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन को देखे होंगे तो, ठीक है। ये धम्म क्या है, तो धम्म शब्द का आशय आपको 20 से 30 शब्दों में स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो धम्म सामाजिक व्यवहार के उन नियमों को कहा जाता है जो कि नैतिकता पर आधारित होते हैं। इन्हें लोकाचार के नियम भी कहा जाता है। बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना आदि सभी आचार, विचार और व्यवहार के नियम इस कोटि में आते हैं। कलिंग की विजय के पश्चात अशोक ने ऐसे ही धम्म का प्रचार किया। तो अशोक जो था इसी तरह का धम्म का प्रचार करता था। धम्म आपको समझ में आ गया, ठीक है। सामाजिक व्यवहार का उन नियम को कहा जाता है जो कि नैतिकता पर आधारित होते हैं। किस पर, नैतिकता पर। इनका जो लोकाचार नियम भी कहा, इसको जो है लोकाचार नियम भी कहा जाता है, लोकाचार के नियम भी कहा जाता है ये धम्म को। और बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, ये सभी ये धम्म के अंतर्गत आता है। और व्यवहार वगैरह अच्छे से करना, ये भी धम्म के अंतर्गत आता है। एक प्रकार का समझ सकते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी होती है आदमी के अंदर, अच्छा गुण, वो धम्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखेंगे, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी अथवा जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें।
तो महावीर, आपको पता है महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म का संस्थापक थे, ये आए थे कब, मैं थोड़ा सा बता दूं, ये आए थे कब दोस्तों, ये जो है तीर्थकर, उस समय शिक्षक को क्या कहा जाता था जैन धर्म के अंतर्गत, तीर्थकर, क्या कहा जाता था, तीर्थकर, शिक्षक को जो है तीर्थकर कहा जाता था, तीर्थकर, ठीक है। और तीर्थकर ये कितने नंबर वाला तीर्थकर थे, ये थे दोस्तों 24 नंबर। इससे पहले 23 तीर्थकर आए थे, यानी कि 23 शिक्षक आए थे जो कि महावीर, जो कि जैन धर्म का प्रचार कर रहा था, लेकिन फाइनली महावीर, भगवान महावीर जो आए थे वो 24 नंबर पे थे और उन्होंने जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन किया, अच्छे से सबको बताया जैन धर्म का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग वो देखते हैं। महावीर स्वामी अथवा जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें, यानी कि जो जैन धर्म है उसके अंतर्गत क्या क्या है, क्या क्या शिक्षा देता है, उसको आपको यहाँ पर वर्णन करने के लिए कह रहा है। चैप्टर 4 में इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े भी हैं, ठीक है, और यहाँ पर चैप्टर 2 में भी इसके बारे में थोड़ा सा ये है, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो महावीर स्वामी ने लोगों को जीवन जीने का सरल मार्ग दिखाया। तो महावीर स्वामी जो थे वो लोगों को जीवन जीने का एक सरल मार्ग यानी कि आसान रास्ता दिखाया। उनके अनुसार मनुष्य को त्रित्न अर्थात शुद्ध चरित्र, शुद्ध दर्शन और शुद्ध आचरण का पालन करना चाहिए। महावीर धर्म मतलब यानी कि भगवान महावीर के अनुसार आदमी को, जो मनुष्य होते हैं, उसको शुद्ध चरित्र, उसका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध दर्शन होना चाहिए, शुद्ध आचरण होना चाहिए, इन सभी का पालन करना चाहिए। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया, यानी कि जो भगवान महावीर थे वो लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत प्रेरित किया, उसको मतलब एक प्रकार का उनका कहना था कि इसके लिए घोर तपस्या का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। उनके अनुसार पशु, वायु, अग्नि तथा वृक्ष सभी वस्तुओं में आत्मा है, इन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। और वो कहते थे कि जो चट्टान होते थे, पशु होते थे, वायु होते थे, जो निर्जीव वस्तु होते थे, उसके अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी जान है। ये जो है आपका जैन धर्म के अंतर्गत आता है और उन्हें हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। ये किसके अनुसार था, जैन धर्म के अनुसार। मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर जैन धर्म की बात हो रही है, भले ही आप कोई और धर्म से है, मैं उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि यह जैन धर्म के अंतर्गत ये सारा चीज था, मैं वो बता रहा हूँ और इसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 4 चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आप लोग देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड है, जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं जैन धर्म के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है 2nd चैप्टर में, इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उस समय जो चट्टान वगैरह होता था, जो जल होता था, वायु होता था, तो लोग मतलब कि जैन धर्म के अंतर्गत है कि भाई इसके अंदर भी जान होता है, इसलिए इन्हें हम लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्हें वेद निहित अनुष्ठान एवं कर्मकांड, जाति पाति या यज्ञ तथा बलि में विश्वास नहीं था। उन्हें देखिए, ध्यान से देखिए, वेद निहित अनुष्ठान, कर्मकांड, जाति पाति, यज्ञ जो आग वगैरह जलाते हैं, बलि जो हम लोग बलि देते हैं यानी कि कुर्बानी जिसको बोलता है, ठीक है। उनका विचार था कि अपने अच्छे या बुरे कर्मों के कारण मनुष्य जन्म लेता है और आत्मा को पवित्र रखकर ही वो मोक्ष प्राप्त करता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि वे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, चोरी, निंदा आदि अनैतिक कामों में दूर रहे, सदाचारी बने। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट को बताया गया। सबसे पहले तो यहाँ पर कहा गया कि भाई देखिए, अगर आप लोग बुरे कर्मों के कारण जो बुरे काम जो करते हैं उसका जन्म नहीं लेता है, अगर वहीं पे आप अगर अच्छे काम करते हैं तो आप बार बार जन्म ले सकते हैं। आपको चोरी वगैरह ये सब चीज नहीं करना चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए किसी से, ठीक है, किसी से जलना नहीं चाहिए, किसी से घमंड नहीं करना चाहिए, इस तरीके। और वो यज्ञ वगैरह, कुर्बानी वगैरह, जाति पाति ये सब चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, नहीं रखता था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लिपि शब्द का अर्थ क्या है। तो वास्तव में लिपि और दीपि शब्दों का एक ही अर्थ है। लिपि और दीपि ये दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। अपने शिलालेखों में अशोक ने लिपि का प्रयोग किया, जो संभवतः ईरानी शब्द दीपि से ही लिया गया था। प्राचीन ईरानियों के दीपि को जो महत्व था वो भारतीयों के लिए लिपि का था। तो आपको समझ में आ गया भाई, लिपि और दीपि ये दोनों का एक ही अर्थ है। और अपने शिलालेखों में जब अशोक राज कर रहा था तो उस समय जो है ईरानी शब्द दीपि से ही लिया था और दीपि को ये क्या बना दिया, लिपि बना दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12, कलिंग युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, हम लोग उसको देखेंगे। देखिए अशोक ने कलिंग, या इसको कहेंगे आधुनिक उड़ीसा, क्या कहेंगे, आधुनिक उड़ीसा। तो अशोक ने कलिंग, जो अभी जो मतलब कि जगह का नाम अभी आधुनिक उड़ीसा है, पहले इसका नाम क्या था, कलिंग था जब अशोक के जमाने में। तो अशोक ने कलिंग यानी कि आधुनिक उड़ीसा के साथ 261 में एक युद्ध लड़ा, 261 में एक युद्ध लड़ा। इस युद्ध के बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। सबसे पहला प्रभाव, इस युद्ध के विनाश को देखकर अशोक इतना विचलित हुए कि उसने युद्ध का मार्ग सदा के लिए त्याग दिया और धर्म विजय का मार्ग अपना लिया। अशोक अब बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया और इस धर्म का इतने बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया कि यह एक विश्व धर्म बन गया। और आपको मालूम है ये इतना बड़ा धर्म है, हम लोग चैप्टर 4 में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये सब धर्म के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में हो गया, जैन धर्म के बारे में हो गया, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म शायद अभी तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। सबसे पहले आपका ईसाई,
और उसके बाद है आपका इस्लाम, उसके बाद है आपका बौद्ध, ठीक है। और बौद्ध का जो सबसे ज्यादा वो अपना ये जो मतलब कि उग्र हुआ था, यानी कि इसका जो उदय हुआ था वो भारत से हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा अब इसका जो फॉलोवर है वो चीन में है, जापान में है, वो सब देशों में है। तो कलिंग युद्ध का आपको समझ में आ गया, इतना प्रभाव हो गया, वो इतना मतलब कि विचलित हो गया कि वो धर्म मतलब कि अब यही छोड़ दिया, क्या युद्ध करना ही छोड़ दिया, और वो बल एक रास्ता अपना लिया धर्म का अपना प्रचार करना बड़े पैमाने पर, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश के पतन के 2 मुख्य कारण लिखे। तो मौर्य वंश एक बार चेक कर लेते हैं, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ आवाज क्लियर आ रही है। देखिए मौर्य वंश के पतन के 2 मुख्य कारण कहता है। तो भाई जो मौर्य वंश खत्म हुआ था तो इसका 2 मुख्य कारण बताए। मौर्य वंश किसको कहते हैं भाई? तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो आता है उसी को मौर्य वंश कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अशोक ने कलिंग युद्ध को, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, मौर्य वंश के 2 पतन का जो मुख्य कारण पूछ रहा है, सबसे पहला कारण है अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उसकी सारी गतिविधियां बंद सी हो गई। इस कारण मौर्य साम्राज्य की सीमाएं आरक्षित हो गई। मतलब क्या कि क्योंकि ये मौर्य वंश जो है अशोक के द्वारा चलाया जाता था, जब ये सब युद्ध वगैरह को छोड़ के खत्म होने के बाद एक धर्म को अपना लिया और एकदम बौद्ध धर्म का वो बहुत ज्यादा प्रचार वगैरह करने लगा, तो इसका जो ये था यानी कि सल्तनत था जो चल रहा था, वंश जो चल रहा था, वो एक प्रकार का धीमी पड़ गया, रुक गया, ठीक है। ये कारण था पतन होने का, खत्म होने का। और एक दूसरा कारण है विदेशी आक्रमणकारियों ने, विशेषकर हिंदू यूनानी और हिंदू पार्थियनों ने इस कमजोरी का लाभ उठाकर देश पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्हें भयंकर आक्रमण के सामने सैनिक शक्ति में शिथिल मौर्य साम्राज्य ना टिक पाया। तो मौर्य साम्राज्य ने, देखिए ऐसे कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो खत्म होने का, पतन होने का कारण है वो नेचुरल कारण है। तो जी हाँ, एक तो नेचुरल कारण है ही। नेचुरल कारण मतलब क्या? प्राकृतिक कारण मतलब क्या? कि भाई बाढ़ आ गया था, सुखाड़ आ गया था, भूकंप आ गया था, इस तरीके का कारण था खत्म होने का, ठीक है। उसके बाद एक ये भी कारण था कि भाई जो मौर्य वंश के लोग थे, यानी कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, ये जो है उस पर आक्रमण किया था। किस पर? हड़प्पा सभ्यता पर। फिर हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, आया मौर्य सभ्यता, फिर मतलब कि मौर्य वंश आया, यानी कि वैदिक सभ्यता आया। फिर वैदिक सभ्यता भी खत्म हो गया, किसके द्वारा? तो हिंदू यूनानियों के द्वारा, हिंदू पार्थियों के द्वारा। और ये इसलिए मतलब कि लड़ नहीं पाया, कमजोर हो गया, क्योंकि वो जो अशोक थे वो ये सब चीज को छोड़ चुका था और एक सही सीधा रास्ता को अपना चुका था, ठीक है। आपको समझ में आ गया। वैदिक सभ्यता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से मिली थी, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने वैदिक सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि इसका मतलब कि जगह का नाम एक हड़प्पा है और हम लोगों ने सबसे पहले हड़प्पा में देखा, तो मतलब कि सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा नामक यानी कि सिंपल आंसर देना है कि हड़प्पा नामक जगह के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्योंकि जो खोजने के लिए गया था, ठीक है, दयाराम साहनी, तो वो हड़प्पा नामक जगह पर गया और वहां पर इसके बारे में पता चला, इस सभ्यता के बारे में, इसलिए उसका नाम हड़प्पा रख दिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर भारत में आक्रमण क्यों करना चाहता था? तो सिकंदर जो था आधी दुनिया पर राज करने वाला, ये भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? क्या कारण है? तो इसका पहला कारण यह दिया जाता है कि सिकंदर एक महान विजेता था जो भारत को जीतकर अपने नाम को 4 चांद लगाना चाहता था। ये बहुत महान, क्योंकि भारत जो है उस समय इतना बड़ा था, अफगानिस्तान से लेकर के मतलब कि पूरा पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपका श्रीलंका वगैरह हो गया, सब इसके अंदर था। अखंड भारत, बहुत बड़ा भारत था। तो सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि ये एक महान विजेता था सबसे पहला, और दूसरा ये भारत को जीतकर अपने नाम को 4 चांद लगाना चाहता था। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि वह भारतीय संस्कृति की महानता के विषय में बहुत कुछ सुन चुका था, इसलिए वह स्वयं इस सत्य की सत्यता को भारत आकर परखना चाहता था। और दूसरा कारण यह है क्योंकि भारत का जो संस्कृति था वो बहुत ही मतलब कि एक पर्सन है ना, बहुत तारीफ दिलाने वाला। मतलब आप कहीं भी जाएंगे, भारत की संस्कृति के बारे में बोलेंगे तो आपका नाम होगा, वाह वाह होगा। तो ये जो सिकंदर थे ये सोच रहे थे कि जाएंगे वहां पर, आक्रमण करेंगे, उसको करेंगे और हम खुद उसको अपनाएंगे, खुद उसका जो है मतलब कि एक प्रकार का उसको परखना चाहता था वो, सिंपली लैंग्वेज में यही। तो सिकंदर इसीलिए भारत पर आक्रमण करना चाहता था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 15, ठीक है। 15 क्वेश्चन को देखिए, मनुस्मृति में सीमाओं का क्या महत्व बताया गया? आप लोग अगर सोच रहे हैं कि और कितना क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन का अनगिनत है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना है, ठीक है। ये 24 तो क्वेश्चन है ही, ये सभी लघु उत्तरीय है, फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अभी कितना क्वेश्चन है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके बनेगा। जी हाँ, उसी तरह करके बनेगा। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो अगर लंबी बन जाएगी तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या फिर लघु भी कुछ बच जाएगा तो उसको करेंगे। उसके बाद फिर जो है अगर पार्ट 3 बनाना पड़े, क्योंकि देखिए मैं आपको इतना क्वेश्चन है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको इतना सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा, इतना करा दूंगा कि आप लोग का बिल्कुल भी इधर उधर यानी कि कहीं देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना क्वेश्चन आंसर, इतना कॉन्सेप्ट, इतना ये करा दूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? पढ़ने का हम लोग का नियम क्या भाई? पहले एक्सप्लेनेशन यानी कि थ्योरी, आखिर वो चैप्टर कहना क्या चाहता है, आखिर वैदिक सभ्यता है क्या, आखिर क्यों, मतलब क्या है ये, क्यों है ये,
इस तरीके का। उसके बाद भाई उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर उसका टेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से आपका एक प्रकार का सिलेबस जो है वो अच्छे से खत्म होगा और आपको मजा आएगा। अब क्या मतलब डायरेक्ट आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने लग गए, कुछ समझ में आया नहीं आया बस रट लिए, रटना नहीं है, बस समझना और मजे के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखिए, मनुस्मृति में सीमाओं का क्या महत्व बताया गया है। तो मनुस्मृति में जो सीमाओं का महत्व है वो क्या बताया गया है। तो सबसे पहला है, मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसके अनुसार राज्य की सीमाओं की अनभिज्ञता से विश्व में विवाद होते हैं। सीमाओं की पहचान के लिए शासक ने गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राजगाह का क्या महत्व है। राजगाह, ये जो राजगाह था क्या था, राजगाह का क्या महत्व है, हम लोग इसको देखते हैं। तो राजगाह मगध की राजधानी थी। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ राजाओं का घर है। तो राजगाह जो है वो किसका राजधानी था, मगध का राजधानी था। किसका राजधानी था, मगध का राजधानी था। और इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि इस शब्द का मतलब क्या भाई, राजाओं का घर। तो राजाओं का घर का मतलब हुआ राजगाह, ठीक है। और यह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है। यानी कि ये अभी कहां पर है, तो बिहार के राजगीर जिला में है, प्राकृत नाम से, ठीक है। प्राकृत का नाम है, प्राकृत नाम है, राजगीर का प्राकृत नाम है। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी में शाहयूपू में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। ये आपको कह रहा। तो राजगाह का मतलब समझ में आ गया भाई कि राजाओं का घर को हम लोग राजगाह बोलते हैं, ठीक है। राजाओं का घर को हम लोग क्या बोलते हैं, राजगाह बोलते हैं। और ये अभी राजगीर यानी कि बिहार में एक जिला है राजगीर, वहीं पे अभी ये स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग यहाँ पर देखिए, दक्षिण के सरदारों का क्या कार्य था। जो दक्षिण का सरदार थे, दक्षिण के सरदार, इसका क्या कार्य था देखेंगे। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। उसका कार्य विशेष अनुष्ठान का संचालन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाना आदि था। वह अपने अधीन एक लोगों से भेंट लेता था और अपने समर्थकों में प्राप्त भेंट का वितरण करता था। सामान्य रूप से एक सरदार के अधीन कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे, ठीक है। तो सरदारों का यह कार्य था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। यूनानी यात्री जिसको हम लोग बोलते हैं मेगस्थनीज द्वारा वर्णित सैन्य प्रबंध के लिए जिम्मेदार 6 उप समितियों का कार्यों का उल्लेख करें। तो सिंपली आपको कह रहा भाई कि जो यूनानी यात्री था यानी कि मेगस्थनीज द्वारा जो वर्णित सैन्य प्रबंध था, जो उस समय मिलिट्री फोर्स वगैरह था, तो उसका जो 6 उप समितियां हैं, उप समितियां, एक तो होता है समिति, ठीक है, और एक होता है उप समिति। तो उसका कार्य जो होता है उसका उल्लेख करने के लिए कह रहा है। तो भाई उसका कार्य क्या क्या था, मान लेते हैं कोई मंत्री होगा, 6 मंत्री होगा और 6 मंत्री का कार्य क्या क्या है वो हम लोग को यहाँ पर समझना है, ठीक है। यूनानी का ये सब था, यूनानी यात्री यानी कि मेगस्थनीज के द्वारा। अब देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है नौ सेना का संचालन करना, दूसरा है यातायात और खानपान व्यवस्था संभालना, तीसरा है पैदल सैनिकों का प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और युद्ध में संचालन करना, अश्वारोहियों का संचालन करना, ठीक है। उसके बाद अश्वारोहियों का संचालन करना, हाथियों की सेना जिसको हम लोग गज सेना बोलते थे, इसका संचालन करना। तो ये 6 आदमी का 6 काम था। नौसेना का संचालन करना किसी उप समितियों का काम था, कोई उप समिति का काम था भाई यातायात और खानपान का ध्यान रखना, किसी का था जो कि पैदल चल रहा हो तो उसका मार्गदर्शन यानी कि सही रास्ता बताना, युद्ध में संचालन करना, किसी का था अश्वारोहियों का संचालन करना, किसी का था अश्वारोहियों का संचालन करना, किसी का था हाथियों की सेना यानी कि गज सेना का संचालन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों। VVI क्वेश्चन दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त ने मगध राज्य को शक्तिशाली बनाया था। छोटे छोटे राज्यों को जीतकर देश में राजनीतिक एकता की स्थापना की। समुद्रगुप्त को महान सैनिक सफलताओं के कारण डॉक्टर VA स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। नेपोलियन ने लगभग सारे यूरोप को जीता था और समुद्रगुप्त ने भी सारे भारत को जीता था। भारत में कोई भी शासक उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला ना था। तो आपको यहाँ पर आंसर समझ में आ गया कि भाई समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों आया था, क्योंकि उस समय जो नेपोलियन था वो यूरोप को बहुत ज़्यादा जीत चुका था और उसका नाम नेपोलियन था। तो क्योंकि ये समुद्रगुप्त जो था ये भी पूरा भारत मतलब पूरे एशिया में लगभग राज कर चुका था। ये समुद्रगुप्त एक महान सैनिक सफलताओं का कारण डॉक्टर VA स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। किसने, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता था भाई जो नेपोलियन है उसको जो भारत का नेपोलियन कहा गया, किसने कहा था समुद्रगुप्त को नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। तो डॉक्टर VA स्मिथ, क्या लिखा हुआ, डॉक्टर VA स्मिथ, ठीक है। स्मिथ ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी हो, या फिर हिंदी में। तो ये थे। और क्यों इसका कहा जाता है, तो क्योंकि भाई ये जो समुद्रगुप्त था ये पूरा भारत को जीत चुका था और भारत में कोई भी शासक उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला नहीं था। और उस समय नेपोलियन जो था वो यूरोप को जीत चुका था, इसलिए वो नेपोलियन के नाम पर इसका भी नाम पड़ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 20। क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए मेगस्थनीज कौन था। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आप लोग देखिए, अभी हम लोग देखा भाई यूनानी यात्री मेगस्थनीज द्वारा। तो यूनानी यात्री जो मेगस्थनीज था ये कौन था, हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समझ में आ गया? मेगस्थनीज जो है वो यूनान का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का था, चंद्रगुप्त मौर्य, इसी के दरबार में आया था ये मेगस्थनीज। और उसने अपनी यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ इंडिका में किया। और ये जो मेगस्थनीज था वो अपना यात्रा यानी कि जो सफर का विवरण है वो कौन सा ग्रंथ पर किया? उसका नाम है इंडिका। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी समकालीन शासन व्यवस्था के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती थी और हम लोगों को इसी ग्रंथ से यानी कि इंडिका नामक ग्रंथ से ही इसके बारे में जानकारी मिला, मेगस्थनीज यूनानी राजदूत के बारे में। ठीक है, अब देखिए सरणी के क्या कार्य थे। सरणी का क्या कार्य था? तो प्रत्येक सरणी हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन रही है। ठीक है, ऑलरेडी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 25 मिनट का बन चुका है, तो कोशिश करेंगे जल्द 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसी का पार्ट 2। उसमें जो है हम लोग जितना भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा वहाँ भी 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन लगभग मुझे लगता है पार्ट 2 बनने के बाद पार्ट 3 शायद नहीं बनेगा, या फिर हो सकता है क्योंकि भाई आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है तो पार्ट 2 क्या पार्ट 4, 5 जो भी बन जाए कंप्लीट कराना है बस। ठीक है, और आप लोग को क्या करना है, बस वीडियो को देखना भाई, कोई बड़ा काम नहीं है। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत करते पीडीएफ देख रहे हैं किस तरह से आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। एक पीडीएफ में दोस्तों 3 से 4 पेज का पीडीएफ में 2 से 3 घंटा लग जाता है। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है, पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस की तैयारी की जाती है। आपको मजा आ जाएगा, एक बार आप जुड़ के देखिए, पढ़ के देखिए और शेयर वगैरह कर कीजिए, स्टेटस वगैरह में लगाइए, टेलीग्राम वगैरह में शेयर कीजिए प्लीज। बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है एक बार। ठीक है, सरणी का क्या अर्थ था, सरणी का क्या कार्य था, क्या काम था? प्रत्येक सरणी गिल्ड एक व्यवसायिक संगठन था। यह जन साधारण से धन लेती थी और ऋण देती थी। मंदिर, बाग, विश्राम गृह आदि भी यह सरणी लोगों के लिए बनाती थी। वह सदस्यों की सुरक्षा भी करती थी। तो सरणी का कार्य का अर्थ यहाँ पर आपको समझाया गया है कि भाई ये जो है एक प्रकार का धन लेता था और ऋण देता था। ऋण मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े, एक प्रकार का लोन देता था। ठीक है, और मंदिर, बाग, विश्राम गृह आदि भी यही सरणी के लोग जो है बनवाते थे। मंदिर हो गया, कोई बाग हो गया, विश्राम गृह हो गया, यानी कि लोगों का ठहरने की जगह हो गया, इस तरीके का जो ये है ये इसी के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है, काफी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद यानी कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व है? तो इलाहाबाद में जो प्रयाग स्तंभ है, जिसको हम लोग प्रयाग स्तंभ भी बोलते हैं, इस अभिलेख का क्या महत्व है? तो देखेंगे यहाँ पर इलाहाबाद या प्रयाग का स्तंभ अभिलेख गुप्त काल का एक महान ऐतिहासिक स्रोत है। इस अकेले स्रोत पर बहुत कुछ समुद्रगुप्त की महानता पर निर्भर करती है। इस अभिलेख की 33 लाइनें हैं जो कि संस्कृत भाषा में है। इस लेख के रचयिता समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेषन थे, जिसने अपने आश्रयदाता के विजय और सैनिक पराक्रमों का वर्णन किया था। तो इलाहाबाद अभिलेख यानी कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का महत्व यही है कि ये जो 33 लाइन का एक प्रकार का संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है कोई अभिलेख है। ठीक है, और इस लेख का जो रचयिता है वो समुद्रगुप्त के ये थे, दरबारी थे, जिसका नाम था हरिशेन। क्या नाम था? हरिशेन। वो कवि थे, कवि हरिशेन उसका नाम था। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है उसको अकेले, कुछ समुद्रगुप्त की महानता पर ये निर्भर है। कौन? ये 33 लाइन जो लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली के लौह स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व है? दिल्ली का जो लौह स्तंभ अभिलेख है इसका क्या महत्व है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ पर किसी चंद्र नामक राजा का अभिलेख खुदा हुआ मिला है। यह अभिलेख अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जोड़ा जाता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्र ने पश्चिमोत्तर दिशा और बंगाल में निरंतर विजय प्राप्त की और अपने वंश की कीर्ति को 4 चांद लगा दिया। दोस्तों हम लोग जो है समूह शासन या ओलिगार्की का क्या अर्थ है ये क्वेश्चन तक छोड़ते हैं। 25 नंबर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 25 आएगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जाइए प्लेलिस्ट पे, नीचे में वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट पे भी आपको लिंक, वहाँ प्लेलिस्ट में तो आपको वीडियो मिलेगा ही, या फिर चैनल में जाके देखिए, ऑलरेडी पार्ट 2 आ चुका होगा अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो। अगर नहीं देखे देखना चाहते तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर जो पढ़ाने ऑब्जेक्टिव जो करवाने सब कुछ कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।